नमस्कार साथियों, मैं आपका होस्ट और दोस्त अमित स्वागत करता हूं आपके इस अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अपने जून माह की क्रोनोलॉजी का अध्ययन कर रहे थे और गत सेशन में अपने अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी के बारे में जाना था। आज के सेशन में अपने अंतरिक्ष आर्थिक परिदृश्य के बारे में जानेंगे। वन लाइनर के रूप में जानेंगे, जैसा कि अपने सेशन की विशेषता है कि क्रोनोलॉजी को भी क्या बना दिया है, वन लाइनर बना दिया है। तो आइए मां शारदे को नतमस्तक वंदन करते हुए आज के सेशन का आगाज करते हैं अपने प्रथम बिंदु से। किससे दोस्तों? प्रथम बिंदु से, जो कि है भारत को शीर्ष 10 व्यापारिक समझौतों में से 9 के साथ व्यापार घाटा हुआ है। अब दोस्तों, व्यापार घाटा क्या होता है? व्यापार घाटा क्या होता है? इकोनॉमिक फैक्ट है ये व्यापार घाटा कि दोस्तों आयात और निर्यात होता है। आयात और निर्यात में तो जो अंतर होता है उसे क्या बोलते हैं? उस अंतर को व्यापार घाटे के नाम से संबोधित किया जाता है। आयात और निर्यात के बीच में जो अंतर होता है उसे व्यापार घाटे के नाम से संबोधित किया जाता है। तो भारत ने बड़े बड़े 2 समझौते किए थे, जो टॉप 10 आप समझौते मान लीजिए, उनमें से 9 के साथ क्या हुआ है? व्यापारिक घाटा हुआ है। ये अपने को ध्यान में रखना है। उनमें कौन कौन से शामिल थे? तो सभी उसमें महत्वपूर्ण मुद्दे थे। अब जो सर्वाधिक घाटा हुआ है वित्त वर्ष 2023-24 में, वो चीन के साथ व्यापारिक घाटा बढ़कर $85 बिलियन हो चुका है। रूस के साथ $57.2 बिलियन हो गया है। कोरिया के साथ $14.71 बिलियन हो गया है। तो ये अपने को व्यापारिक घाटा हुआ है। चीन शीर्ष भागीदारी के रूप में, तो 2023-24 में अगर बात करें तो चीन द्विपक्षीय व्यापार में $118.4 अरब के साथ अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। $118.40 अरब के साथ अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बन गया है? तो चीन बन गया है। ये अपने को ध्यान में रखना है। और उसके बाद 2 नंबर पर जो अपना व्यापारिक साझेदार है वो कौन है? अमेरिका है। उससे पहले अपना अमेरिका ही रहता था। अब अपने साथ जो व्यापारिक साझेदारी जिसकी बड़ी है, तो वो किसकी बड़ी है? चाइना की बड़ी है। ये अपने को ध्यान में रखना है। भारत के जो अपने 4 शीर्ष समझौते थे वो सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और कोरिया और इंडोनेशिया के साथ मुक्त व्यापार समझौते हैं। किसके साथ दोस्तों? सिंगापुर के साथ और यूएई के साथ, कोरिया के साथ और इंडोनेशिया के साथ किए। ठीक है। अब व्यापारिक अधिशेष ये क्या होता है, इसके पहले जानते हैं। व्यापार अधिशेष वह होता है जो कोई देश आयात की तुलना में अधिक माल निर्यात करता है। यानी निर्यात जब अधिक होता है तो उसे व्यापार अधिशेष कहते हैं कि अपनी चीज तो कम मंगवाते हैं लेकिन अन्य देशों को भेजे जाता है। तो माल का निर्यात करना, जब माल निर्यात ज्यादा होता है तो क्या? व्यापारिक अधिशेष कहलाता है। तो उसमें सबसे शीर्ष स्थान पर कौन है? अमेरिका। अमेरिका ने $36.74 बिलियन का क्या किया है? व्यापारिक अधिशेष के निर्यात किया है, ऐसा मान लीजिए। ब्रिटेन ने $4.5 बिलियन का, इटली ने $2.9 बिलियन का। तो ये सब दोस्तों इतने फैक्ट अपने को याद करने की जरूरत नहीं है। अपने से जो प्रश्न पूछा जाएगा वो यही पूछा जाएगा कि अपना भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन है? तो वो चाइना है। 2 नंबर पर आता है अमेरिका। जो व्यापारिक घाटा हुआ है वो कितना हुआ है ये अपने को ध्यान में रखना है। $264.9 अरब जो पहले था, और इस वर्ष जो अपने को घाटा हुआ है वो $238.3 अरब का घाटा, कुल व्यापारिक घाटा हुआ है। ये अपने को ध्यान में रखना है। 2023-24 में 115 देशों के साथ भारत का निर्यात बढ़ा है, ऐसा वाणिज्य मंत्रालय ने बताया है कि 115 देशों के साथ भारत का निर्यात बढ़ा है। 9 मई 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने 2023-24 में कुल $778.2 अरब का निर्यात किया है, और यह आंकड़ा $776 अरब से 0.23% अधिक है। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। जो दोस्तों 115 देशों के साथ जो भारत अपनी सेवाओं को और वस्तुओं को निर्यात कर रहा है, उनकी हिस्सेदारी कितनी है? 46.5% उसकी हिस्सेदारी है। सर्वाधिक किसके साथ है? रोमानिया के साथ 138.84%, अल्बानिया के साथ 234.97%,
यूके के साथ 13.30%, यूएई के साथ 12.71। तो ये बहुत ज्यादा डाटा हो जाते हैं, ये अपने से नहीं पूछे जाने वाले हैं, तो ये अपने को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट अपने फैक्ट की बात करें तो भारत और नेपाल के शीर्ष ऑडिट संस्थानों के मध्य सहयोग समझौता हुआ है। क्या है दोस्तों शीर्ष ऑडिट संस्थान? भारत और नेपाल के शीर्ष जो लेखा परीक्षकों ने ऑडिट से जुड़े जितने भी पेशेवर है उनकी क्षमता का विकास करने और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए मंच स्थापित करने के लेकर उनमें एमओयू हुआ है, यानी समझौता हुआ है। और यह जो समझौता हुआ है वो अपने गिरीश चंद्र मुर्मू जी जो अपने केग हैं उनके मध्य और नेपाल के महालेखा परीक्षक तोयम राया के बीच 2 मई 2024 को हुआ है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा कि दो शीर्ष ऑडिट संस्थानों के बीच लेखा परीक्षा के क्षेत्र में सहयोग और विशेषता के ज्ञान को आदान प्रदान करना है या उस ज्ञान को बढ़ाना है कि अच्छे से सभी की ऑडिट की जाए, अच्छे से लेकर सभी जो परीक्षक है महालेखा जो इकोनॉमिक्स सर्वे होते हैं या इनको लेकर अच्छे तरीके से इनका क्रियान्वयन किया जाए, इनको लेकर यह समझौता हुआ है। भारत और नाइजीरिया स्थानीय मुद्रा निपटान को करेंगे शीघ्र पूरा करने के लिए सहमत हुए हैं। इससे पहले जो ये समझौता हुआ था अपने यूएई के साथ, संयुक्त अरब अमीरात के साथ हुआ था। अब स्थानीय मुद्रा निपटान क्या होता है? स्थानीय मुद्रा निपटान होता है दोस्तों जिस प्रकार अपने भारत वाले अन्य किसी देश में वर्क कर रहे हैं या दूसरे, जैसे अब मान लीजिए नाइजीरिया के लोग अपने भारत में कार्य कर रहे हैं, तो जब वे वापस यहाँ से धन कमा के अपने नाइजीरिया में जाएंगे तो वहां पर जो करेंसी अपनी भारत वाली आसानी से चेंज हो जाए। अपने जैसे भारत वाले नाइजीरिया में गए हुए हैं तो वो उधर से कमा के लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाए, आसानी से वो मुद्रा चेंज हो जाए, वो स्थानीय मुद्रा निपटान होता है। तो उसको लेकर उनमें सहमति हुई है। यह सहमति अबुजा में, कहां पर दोस्तों? अबुजा में 29 से 30 अप्रैल 2024 को आयोजित भारत नाइजीरिया संयुक्त व्यापार समिति के दूसरे सत्र में बनी। इसके तहत दोनों पक्ष लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम एग्रीमेंट समझौतों को शीघ्र ही अंतिम रूप देंगे। लोकल करेंसी सेटलमेंट वही कि जहां पर हो रही है उसे आसानी से उसे बदला जा सके। इससे संबंधित समझौते होने के बाद दोनों देशों के बीच स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली सीमा पार यानी सीमा पार लेन देन के लिए भारतीय रुपये और नाइजीरिया नायरा के उपयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगी। तो अपने भारत की जो मुद्रा वो रुपया और नाइजीरिया कौन सी है? नायरा है। उसमें उपयोग में आसानी भी रहेगी और उनका बढ़ावा देने में भी मदद करेगी। तो ये है दोस्तों स्थानीय मुद्रा निपटान के बारे में अपन ने पढ़ा। उसके बारे में नेक्स्ट अपने तथ्य की जांच करें तो 2000 के जो रुपए बंद हुए थे उनमें से 98 नोट वापस आरबीआई के पास चले गए हैं, यानी 97.76%। 2% नोट वापस नहीं गए, बाकी नोट वापस चले गए हैं, ये बताया है अभी आरबीआई ने अपनी रिपोर्ट में। श्रीलंका ने अडानी ग्रीन एनर्जी के साथ बिजली खरीद समझौते को मंजूरी दी है। श्रीलंका क्या करेगा? अडानी जी से कुछ बिजली खरीदेगा। कितनी? 484 मेगावाट। श्रीलंका ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 484 मेगावाट पवन ऊर्जा स्टेशनों के विकास के लिए द्वीप राष्ट्र की सरकार और अडानी ग्रीन एनर्जी के बीच 20 साल के खरीद समझौते पर मंजूरी मई 2024 में दी है। समझौते के अनुसार श्रीलंका सरकार कंपनी को प्रति किलोवाट 8.26 सेंट का भुगतान करेगी। 1 किलोवाट का कितना पैसा देगी? 8.26 सेंट, इतने रुपए श्रीलंका सरकार अडानी ग्रुप को देगी। वो बदले में क्या देगी? पवन ऊर्जा ये वितरित करने वाले हैं। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश, ये अपने को जानना है। ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 की रिपोर्ट में 8 मई 2024 को अपने को पता लगा है कि सोलर ऊर्जा उत्पादन में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऊर्जा उत्पादक कौन बन गया है? तो वह भारत बन गया है। भारत वर्ष 2015 की तुलना में 9वें स्थान से ऊपर आकर तीसरे स्थान पर आ गया है। 2015 में 9वें स्थान पर था और अब कौन से स्थान पर आ गया? तीसरे स्थान पर आ गया है। इस रिपोर्ट में 92%
वैश्विक बिजली का प्रतिनिधित्व करने वाले 80 देशों को शामिल किया गया है। साथ ही 215 देशों के ऐतिहासिक डेटा को भी इसमें शामिल किया गया है। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर के डेटा को 2023 के आधार पर तैयार की गई है। ये इस रिपोर्ट की कुछ विशेषताएं थी। रिपोर्ट के अनुसार सौर ऊर्जा द्वारा वर्ष 2023 में वैश्विक बिजली का रिकॉर्ड 5.5% उत्पादन किया गया है, जबकि भारत ने 2023 में अपनी बिजली का 5.8% उत्पादन सौर ऊर्जा से किया है। बड़ी विशेष और रोचक बात है, ये अपने लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। अपने लगातार सौर ऊर्जा में काफी विकासशील हैं और निरंतर प्रयासरत हैं। वर्ष 2023 में दुनिया भर में कोयले की तुलना में 2 गुना से अधिक ऊर्जा अपने सौर ऊर्जा से उत्पादित की है। ये अपने लिए एक अच्छी जानकारी है। आरबीआई केंद्र सरकार को देगा 2.11 लाख करोड़ रुपए का लाभांश। ये केंद्र सरकार को सुन के बड़ा सुकून मिलेगा कि 2.11 लाख करोड़ रुपए का लाभ अर्जित किया है किसने? आरबीआई ने। और यह लाभ वो आरबीआई किसको सौंप देगा? केंद्र सरकार को सौंप देगा। कितने रुपए? 2.11 लाख करोड़ रुपए। ये है दोस्तों अपने आरबीआई बैंक इतना शानदार बड़े तसल्ली वृक्ष से अपना कार्य और सेवाएं राष्ट्र को सौंप रहा है कि इतना महान लाभांश वो केंद्र सरकार को देने वाला है और वह पैसा अपने हित और अपने विकसित भारत 2047 को में लेकर अपनी अहम भूमिका निभाने वाला है। आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 47 के अनुसार अधिशेष अर्थात व्यय पर आय की अधिकता को सरकार को हस्तांतरित करती है कि जितना अपने व्यय किया और उस पर अधिक आय होगी, यानी उससे आमदनी अधिक होगी, जो अधिक आमदनी हुई है वो किसको देना पड़ेगा? सरकार को लौटाना पड़ेगा। मानो कि आरबीआई ने 100 रुपए व्यय किए और उस 100 रुपए के जो बदले व्यय किए उसने 125 रुपए अर्जित किए हैं, तो ऊपर वाले जो 25 रुपए है वो केंद्र सरकार को आरबीआई को लौटाने पड़ेंगे। ये अधिनियम आरबीआई की जो धारा है 47 उसमें कहा गया। अगर खराब ऋण हो गया, मूल्यह्रास हो गया या अन्य खर्चों के लिए प्रावधान के मदद या शेष लाभ का भुगतान केंद्र सरकार भी किया जाना चाहिए, ऐसा भी उल्लेख धारा 47 में किया गया है। तो ये था दोस्तों अपना इकोनॉमिक सेशन जो आज अपने सेशन में जाना है। तो एक बार अपने रिकैप कर लेते हैं। भारत ने किए थे 10 बड़े समझौते, उनमें 9 के साथ व्यापारिक घाटा हुआ है और दूसरी अगर बात करें बिंदु की तो 2023-24 में 115 देशों के साथ निर्यात अपना बढ़ा है। 2000 रुपए के जो नोटबंदी हुए थे उनमें से 97.76% अपने को आरबीआई को वापस मिले हैं और भारत और नेपाल के मध्य ऑडिट संस्थानों को लेकर समझौता हुआ है। अडानी ग्रुप है वो पवन ऊर्जा वितरित करेगा किसको? श्रीलंका को। बदले में श्रीलंका 8.26 सेंट का भुगतान करने वाली है प्रति किलोवाट के हिसाब से। सौर ऊर्जा उत्पादन में वेरी इंपॉर्टेंट, ये बस एक ही फैक्ट है, सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत बना दुनिया का तीसरे सबसे बड़ा देश अपना भारत बन गया है। तो ये अपने दोस्तों आज के सेशन में जाना। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।